वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी क्लास 8th हिस्ट्री का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम जो रिमेनिंग सब टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो आज का सब टॉपिक है दैट इज़ कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नबूब्स। इसमें जो टर्म आई हुई है नबूब्स की टर्म, ये जो कंपनी ऑफिशियल्स थी ये नवाब को सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। इन प्लेस ऑफ नवाब ये नबूब्स की टर्म इस्तेमाल करते थे, इसलिए यहाँ पर हेडलाइन में आया हुआ है कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नबूब्स। कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए बहुत सारे जो पुपिट नवाब्स थे उनको इंस्टॉल किया जाता था। मकसद उनको इंस्टॉल करने का ये था कि जो कंपनी के खुद के इंटरेस्ट्स थे वो फुलफिल किए जाए। कंपनी के कुछ एक्सपेक्टेशंस इन पुपिट नवाब्स थे, इनसे थे, चाहे मीर जाफर थे चाहे मीर कासिम थे। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था, इसलिए अब इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट क्लाइव जो था ही हैड डिक्लेयर्ड दैट वी मस्ट बिकेम नबूब्स और वी मस्ट बिकेम नवाब्स आवरसेल्व्स। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये जो नबूब्स की टर्म है इन प्लेस ऑफ नवाब इस्तेमाल हुई है। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव a vision of living like नवाब्स। हर एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल था, हर एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वेंट था, वो नवाब्स की तरह अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारना चाहता था। तो क्या हो रहा था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757, जिस बैटल ऑफ प्लेसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए सिराजुद्दौला को डिफीट दी जाती है और उसके बाद पुपिट नवाब्स को इंस्टॉल किया जाता है, तो कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू एक्वायर वास्ट सम्स ऑफ मनी एंड गिफ्ट्स फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड देयर फॉर्चून इन इंडिया। तो उसके बाद बैटल ऑफ प्लेसी के बाद जो पुपिट नवाब्स थे उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के जरिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाया गया और मनी कैश की शक्ल में या गिफ्ट्स की शक्ल में नवाब ऑफ बंगाल से बहुत ज़्यादा पैसा जमा किया और एक बहुत बड़ी दौलत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के जरिए जमा की गई। एक एस्टिमेशन के मुताबिक जो रॉबर्ट क्लाइव थे इन्होंने इंडिया में जो दौलत कमाई हुई थी दैट वाज 4,01,201 पाउंड्स, ये इन्होंने इंडिया में इन ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए जो इंस्टॉल किए हुए पुपिट नवाब्स थे इनके जरिए कमाया था। इस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिया की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो किस तरह से रियून होती जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक रॉबर्ट क्लाइव डिड। सभी जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो इसमें कामयाब नहीं होते हैं जिस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के जरिए इंडिया में एक बहुत बड़ा फॉर्चून जमा किया गया। मैनी डाइड अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीजेज एंड वॉर। बहुत सारे वो थे कि जब डिफरेंट बैटल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए इंडिया में फॉट की गई उनमें बहुत सारे वो थे जिनकी डेथ हो जाती हैं, या बहुत सारे वो भी थे जो डिजीजेज के जरिए से भी उनकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो इंडिया से पैसे कमाकर नहीं गए, कुछ लोग वो भी थे जिनकी डेथ हुई। और दूसरी तरफ से नॉट ऑल वायर करप्ट एंड डिसऑनेस्ट, मेनी केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड आल्सो। तो सभी डिसऑनेस्ट भी नहीं थे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, ये सभी करप्ट भी नहीं थे। बहुत सारे वो थे जो अच्छे हम्बल फैमिली से आते थे, अच्छे खानदानों से भी आते थे। उनका मकसद यहाँ पर इस जो डिसऑनेस्टी थी वो नहीं करते थे, वो यहाँ पर गलत तरीके से पुपेट नवाब्स के जरिए पैसा नहीं कमाना चाहते थे। अब बाय द कोर्स ऑफ टाइम क्या हो जाता है कि जब बैटल ऑफ प्लेसी होती है अब कंपनी का जो रूल है वो एक्सपेंड होता जा रहा है। बैटल ऑफ बक्सर हमने पढ़ा था 1764 में, जिस बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमने पढ़ी थी, जिस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए जो कंपनी है इसको दीवानी राइट्स दिए जाते हैं बंगाल बिहार एंड उड़ीसा थे, बंगाल बिहार एंड उड़ीसा से। तो अब जो कंपनी का रूल था ये एक्सपेंड होता जा रहा था।
अगर हम बिटवीन पीरियड 1757 टू 1857 की बात करते हैं, 1757 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी। इसके बाद 100 ईयर्स के बाद 1857 में 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। अब जो कंपनी का मोटिव था, कंपनी का ऑब्जेक्टिव यहां पर यह था कि जो कंपनी रूल था इसको एक्सपेंड करना था। और एक्सपेंड कैसे किया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन स्टेट्स थी उनको डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंडर लाया जाए और उनको बाद में एनेक्स किया जाए। मीन्स कि जो कंपनी रूल था इसको एक्सपेंड करना था। यही इस पीरियड के दौरान कंपनी ने काम किया बिटवीन 1757 टू 1857। बट द कंपनी रियरली लॉन्च डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, लेकिन इसके लिए कंपनी ने डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अपनाई। इसने यहाँ के सभी रूलर से जंग करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जो कंपनी की डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, जो कंपनी की डिफरेंट पॉलिसी थी, अपनी पॉलिसीज के जरिए पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाया गया यहाँ के रूलर्स के जरिए, और फिर उन पॉलिसीज के जरिए ही उनकी स्टेटस को एनेक्स किया गया। फॉर एग्जांपल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स इन द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स इस्तेमाल किए गए। मकसद उन तरीकों का ये था, मकसद उन पॉलिसीज का ये था किस तरह से ज़्यादा इंडियन स्टेट्स को यहाँ पर एनेक्स किया जाए और उन्हें पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया जाए। After the Battle of Buxar 1764, company appointed the first British resident in the Indian states। पहली बार जो ब्रिटिश रेजिडेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिडेंट इंडियन स्टेट्स में अपॉइंट किया गया, वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद किया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट का मकसद ये हुआ, ही वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हर एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था रिलेटेड टू द स्टेट, और हर एक वो इंफॉर्मेशन जिसके जरिए से जो वीकनेस ऑफ ए स्टेट थी, वीकनेस ऑफ ए रूलर थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेजिडेंट के जरिए पहुंचाई जाती थी। मकसद ये था कि जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो इस ब्रिटिश रेजिडेंट के जरिए फराहम की जाती थी, और जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था तो ये उस स्टेट को एनेक्स करते थे। ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? ही वॉज द कमर्शियल और द पॉलिटिकल एजेंट हुज वर्क वॉज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट था ये एक कमर्शियल और द पॉलिटिकल एजेंट होता था कंपनी का, जिसका मकसद ही था कंपनी के इंटरेस्ट्स को सर्व करना। विद दिस कंपनी वॉज एबल टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स और इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। इस ब्रिटिश रेजिडेंट के जरिए, या जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया गया, इसके जरिए कंपनी को एक एलिजिबिलिटी मिलती थी, इसके जरिए से कंपनी को एक एंट्री मिलती थी कि जो इंडियन स्टेट्स थे या जो इंडियन रूलर्स थे उनकी टेरिटरीज में इंटरफियर करना, उनकी टेरिटरीज के जो इंटरनल मैटर्स थे उनमें इंटरफियर करना। पॉलिसीज सच एज सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंची, डिफरेंट पॉलिसीज लाई गई। फॉर एग्जांपल सब्सिडरी अलायंस लाया गया। ये जो सब्सिडरी अलायंस था ये रिचर्ड विलेस्ली के जरिए लाया गया। इसका मकसद भी था ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स को एनेक्स करना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हमने पढ़ना है, इसका मकसद भी था किस तरह से ज्यादा इंडियन स्टेट्स को एनेक्स किया जाए। एंड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंची जो पेरिनसली स्टेट्स के लिए लाई गई थी, इसका मकसद भी था ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको अंडर द डोमेन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी में लाया जाए। अब सब्सिडरी अलायंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पॉलिसी थी, एक एनेक्सेशन की पॉलिसी थी। इट वाज लॉन्च्ड बाय द रिचर्ड विल्सली हु वाज द पर्सन हु इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द पॉलिसी ऑफ द सब्सिडरी अलायंस इन 1798। ये जो रिचर्ड विल्सली थी, इनके जरिए सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी ये लाई गई थी 1798 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब्सिडरी अलायंस जो थी किसके जरिए लॉन्च की गई थी? रिचर्ड विल्सली के जरिए लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 1798 में लॉन्च की गई थी। अब ये सब्सिडरी अलायंस जो थी ये क्या थी? अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट आर्मड फोर्सेस।
जो इंडियन स्टेट्स थे, जो इंडियन रूलर्स थे, उनको इजाज़त नहीं थी, वो अपनी खुद की फौज नहीं रख सकते थे। इसका मतलब ये हुआ सब्सिडरी अलायंस का मकसद ये था कि जो भी इंडियन रूलर सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन करता था उसको अपनी फौज बनाने का राइट नहीं था। तो या फिर उसे अपनी स्टेट की बाउंड्रीज किस तरह से प्रोटेक्ट रह पाएगी? दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। कंपनी प्लेस देयर ओन आर्मी इन देयर किंगडम। तो अब जो प्रोटेक्शन दी जाएगी इंडियन रूलर्स को उनकी टेरिटरीज प्रोटेक्शन देने के लिए, तो इनको यहाँ पर कंपनी की खुद की फौज थी, कंपनी की फौज के जरिए इंडियन टेरिटरी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इंडियन रूलर को फोर्सेस दिए जाएंगे। इन रिटर्न ऑफ दिस रूलर हैड टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्सेस। रूलर को यहाँ पर पेमेंट देनी होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिडरी अलायंस के जरिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इंडियन रूलर्स को फौज देती थी। वो जो फौज थी वो इंडियन रूलर्स की टेरिटरी को प्रोटेक्शन देती थी इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज। जो इंडियन रूलर्स थे डिफरेंट स्टेट्स के, उनको वो सब्सिडी फी देनी होती थी। In case if an Indian ruler failed to make payment, then part of their territory was taken over by company as penalty. In case अगर कभी ये होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फी रखी होती थी, जो पेमेंट रखी होती थी इन फोर्सेस के एवज में, इन केस कोई इंडियन रूलर नहीं पे कर पाता था, तो इन रिटर्न ऑफ दैट पनिशमेंट उसे क्या होता था? उसे अपनी टेरिटरी का एक हिस्सा कंपनी के सामने सरेंडर करना होता था। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस जो भी इंडियन रूलर थे अगर वो इस फौज को सही तरह से पे नहीं कर पाते थे, तो फाइनली उनको अपनी टेरिटरी का एक हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ता था। ये एक पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस। For example, Bob of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801। ये जो नवाब अवध थे शुजाउद्दौला, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था बैटल ऑफ बक्सर में, और बैटल ऑफ बक्सर में नवाब ऑफ अवध को भी डिफीट दी जाती है, और फाइनली विद द कोर्स ऑफ टाइम नवाब ऑफ अवध जो थे इनको सब्सिडरी स्टेट में लाया जाता है। विद द कोर्स ऑफ टाइम जब ये सब्सिडरी पेमेंट पे नहीं कर पाते हैं, इनको अपनी टेरिटरी का 50% ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ सीड करना पड़ता है। इसके साथ ही सिमिलरली जो हैदराबाद था, हैदराबाद को ही इसी तरह से अपनी टेरिटरी के जो हिस्से हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ सीड करनी पड़ी। तो यही पॉलिसी थी जिसे हम सब्सिडरी अलायंस के जरिए पहचानते हैं। सब्सिडरी अलायंस क्या पॉलिसी थी? रिचर्ड विलिस्ली के जरिए लाई गई थी, 1798 में लाई गई थी। इसका मकसद ये था कि जो इंडियन रूलर्स थे इनके पास राइट नहीं था अपनी फौज रखने का। इन रिटर्न ऑफ दिस इनको ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के जरिए इनकी टेरिटरीज को प्रोटेक्शन दी जाएगी। इन रिटर्न ऑफ द सर्विसेज टू दीज फोर्सेज रूलर के जरिए पेमेंट दी जाएगी, सब्सिडी फी दिया जाएगा। अगर कोई रूलर फी नहीं दे पाता था उसको अपनी टेरिटरी का हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ सीड करना पड़ता था। और इसके जरिए क्या हुआ था कि जो डिफरेंट रूलर्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नवाब ऑफ अवध थे, इनको अपनी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ सीड करनी पड़ी 1801 में। इसी तरह से जो हैदराबाद की टेरिटरी थी वो भी उनके रूलर से छीनी गई थी ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स। इस पेंटिंग के जरिए हम सब्सिडरी अलायंस की जो ट्रीटी है उसे समझ सकते हैं। ये यहाँ पर जो बीच में है ये है नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। ये जो नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला है ये यहाँ पर अपने दो बेटों के साथ हैं, और यहाँ पर जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे उनके साथ ये पिक्चर ली हुई है, पेंटेड बाय द टिली केटल। द ट्रीटीज दैट फॉलोड द बैटल ऑफ बक्सर फोर्सड नवाब शुजाउद्दौला टू गिव अप मच ऑफ हिज अथॉरिटी। तो जो ट्रीटी हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए ये जो शुजाउद्दौला थे इसकी जो अथॉरिटी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए बहुत ज़्यादा इसकी कम की गई। Here, however, he poses in a regal splendor towering over the resident। अगरचे इस पेंटिंग में ये जो शुजाउद्दौला थी इसका कद लंबा दिखाया गया है, मीन्स कि इसकी यहाँ पर सुपरमेसी दिखाई गई है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए दिखाई गई है। अगरचे इसकी अथॉरिटी जो थी बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा कम की हुई थी।
डिफरेंट टेरिटरीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए एनेक्स की गई थी सब्सिडरी अलायंस में, उनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद 1798 में एनेक्स की गई थी। मैसूर हम आगे पढ़ने वाले हैं 1799 में, जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर ऑफ 1799 में। उसके बाद मैसूर को सब्सिडरी स्टेट बनाया जाता है। टेंजोर जो 1799 में एनेक्स किया जाता है सब्सिडरी अलायंस के अंडर। अवध जो है इसको भी सब्सिडरी स्टेट बनाया जाता है 1801 में। पेशवा बाजीराव जो माराठा किंगडम थे उनको भी यहाँ पर 1802 में। सिंधिया जो है माराठास 1803 में। एंड गायकवाड़ मराठा एम्पायर जो था 1803 में। इन सभी टेरिटरीज को सब्सिडरी स्टेट बनाया जाता है एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए इनको एनेक्स किया जाता है। आगे मूव करते हुए आज का हमारा जो दूसरा सब टॉपिक है दैट इज टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। ये जो टीपू सुल्तान थे इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। At times, the company used direct military confederations to protect its political or the economic interests. कभी कभी ये भी हुआ था कि अगरचे कंपनी के जरिए डिप्लोमेटिक मेथड्स, पॉलिटिकल मेथड्स और इकोनॉमिक मेथड्स इस्तेमाल किए गई थी डिफरेंट इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करने के लिए, लेकिन कभी कभी जो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशन था ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए इंडिया में किया गया। इनके जो पॉलिटिकल और द इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या इनको सर्व करने के लिए। तो ये किस तरह से हो जाता है, एग्जाम्पल हम यहाँ पर साउथ इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर जो है इससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ये जो टेरिटरी हैं ये मैसूर की टेरिटरी कहलाती हैं। यहाँ पर जो रूलर थे हैदर अली थे। उसके बाद हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में। टीपू सुल्तान आते हैं और फाइनली टीपू सुल्तान 1799 में डेथ हो जाती है टीपू सुल्तान की। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ये जो मैसूर है इसको सब्सिडरी स्टेट बनाया जाता है और एनेक्स किया जाता है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि जो ये मैसूर है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी जिसके बाद ही ये मुमकिन हो पाया कि इस मैसूर को एक सब्सिडरी स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। अब ये जो मैसूर था, मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ओरिजिनली जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थे वहां पर थे, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम ये साउथ की तरफ मूव करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है, जो मैसूर था इट कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। जो मालाबार कोस्ट है यहां पर जो ट्रेड होता था, ये आप समझो कि ये जो टेरिटरी है ये मालाबार कोस्ट है। यहाँ पर जो ट्रेड होता था ये मैसूर किंगडम के जरिए रेगुलेट किया जाता था। इसके जरिए मैसूर को एक अच्छा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट होता था। कंपनी परचेज्ड पीपर एंड कार्डमम फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ किंगडम। ये जो मैसूर रीजन था यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए जो काली मिर्च थी उसको परचेज किया जाता था या जो सब्ज इलायची थी उसको परचेज किया जाता था। इस दौरान जो रूलर थे वो हैदर अली थे 1761 टू 1782। लेकिन बाय द कोर्स ऑफ टाइम क्या हो जाता है, टीपू सुल्तान जो थे वो रूलर बनते हैं फ्रॉम 1782 टू 1799। टीपू सुल्तान 1785 में एक डिक्लेरेशन पास करते हैं। टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडल वुड जिसे हम चंदन की लकड़ी कहते हैं, पीपर, काली मिर्च एंड कार्डमम थ्रू द पार्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। टीपू सुल्तान के जरिए एक ऑर्डर पास किया जाता है 1785 में, जिसके ज़रिए से जो एक्सपोर्ट होता था, जो चंदन की लकड़ी थी या जो काली मिर्च थी या जो कार्डमम था, ये यहाँ पर जो एक्सपोर्ट किया जाता था इस पर रोक लगाई जाती है। या जो लोकल मर्चेंट्स जो कंपनी के साथ ट्रेड करते थे उनको डिसअलाउ किया जाता है। ये टीपू सुल्तान के ज़रिए 1785 में एक ऑर्डर पास किया जाता है। फाइनली हम ये कहेंगे कि एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है बिटवीन
हैदर अली एंड टीपू सुल्तान विद कंपनी। तो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसूर किंगडम के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट था ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कंपनी सा हैदर अली एंड टीपू सुल्तान एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। ये जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनको लग रहा था ये जो हैदर अली थे और ये जो टीपू सुल्तान थे इन पर हमने रोक लगानी है और ये कंपनी के जरिए खतरा साबित हो सकते थे। तो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए डिफरेंट बैटल्स फॉट किए गए विद द मैसूर किंगडम, जिनका रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये सही तरह से कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती हैं या क्रश करने में कामयाब हो जाती हैं मैसूर किंगडम को। ये सब कुछ कैसे हो जाता है? 4 वॉर्स वर फॉट विद द मैसूर, जिसका फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि मैसूर को सब्सिडरी स्टेट बनाया जाता है। ये सब कुछ तब मुमकिन हो पाता है जब पहले 4 वॉर्स वर फॉट विद द मैसूर, 4 जंगें लड़ी गई थी बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसूर किंगडम। फर्स्ट बैटल वाज इन 1767 टू 1769। ये जो है इसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं। सेकंड बैटल 1780 टू 1784, इसे हम सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ था, जब वक्त था 1782 का, यहाँ पर जो हैदर अली थे उनकी डेथ हो जाती है और 1782 से ही जो टीपू सुल्तान है वो नए रूलर मैसूर के बनते हैं और 1782 टू 1784 तक ये जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है इसे टीपू सुल्तान के जरिए कंटिन्यू किया जाता है। और इन दोनों बैटल्स के दौरान ये जो फ्रेंच फोर्सेस थे ये सपोर्ट कर रहे थे हैदर अली को, या हम ये कहेंगे ये सपोर्ट कर रहे थे मैसूर किंगडम को इन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1790 टू 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर फॉट किया जाता है बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द किंगडम ऑफ मैसूर और टीपू सुल्तान। इस 1790 टू 1792 के दौरान क्या होता है कि ये जो टीपू सुल्तान थे इनकी टेरिटरी का कुछ हिस्सा जो था वो इन्हें सीड करना पड़ा टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इनके जो 2 बच्चे थे वो होस्टेज में रखे गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए और उनको छुड़ाने के लिए इन्हें कुछ टेरिटरीज सीड करनी पड़ी। फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो थी वो 1799 में लड़ी गई। इसको हम बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम के नाम से भी जानते हैं। फाइनली टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है वाइल फाइटिंग इन 1799 में। तो यहाँ पर जो कंपनी है फाइनली विक्ट्री गेन करती है। इससे पहले हमने समझा था कि जो हैदर अली हैं इनकी डेथ हो जाती है 1782 में ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर वॉर में जो टीपू सुल्तान है ये कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब अकेले नहीं लड़ रहे थे। दे हैड द सपोर्ट ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास। जो मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट द मैसूर किंगडम और अगेंस्ट टीपू सुल्तान। यही वजह बना था कि जो टीपू सुल्तान है उनको यहाँ पर कमज़ोर कर दिया गया। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर द कंपनी फोर्सेस वर डिफीटेड बाय द हैदर अली एंड द टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल्स। ये जो कंपनी के फोर्सेस थे उनको हैदर अली जो पहले रूलर थे मैसूर के उनके ज़रिए डिफीट दी गई, या टीपू सुल्तान के ज़रिए भी बहुत सारी बैटल्स में डिफीट दी गई। लेकिन 1792 में क्या हुआ, मैसूर वॉज अटैक्ड बाय द कंबाइनड फोर्सेज ऑफ मराठास एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द कंपनी। 3 एलाइज यहाँ पर कंबाइनड थे, एक तो मराठास थे, एक थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद और ये कंपनी भी थी। 3 तरह की फोर्सेस टीपू सुल्तान के खिलाफ अब यहाँ पर खड़े हुई थी, जिसका रिजल्ट ये निकलता था कि टीपू सुल्तान वाज फोर्स्ड टू साइन ए peace treaty with the British on which the two sons of his were taken away as hostage by the East India Company। ये जो टीपू सुल्तान के 2 बच्चे थे इनको यहाँ पर होस्टेज में रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए, क्योंकि टीपू सुल्तान को अपनी जो टेरिटरी थी उसे सीड करना था एज पर द ट्रीटी टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो फाइनली अगर हमने समझना होगा कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो टीपू सुल्तान हैं इनको यहाँ पर इनकी टेरिटरी इनसे छीनी क्यों जाती हैं, क्योंकि इसमें जो मराठास थे, इसमें जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे और कंपनी थे, ये तीनों यहाँ पर टीपू सुल्तान के खिलाफ यहाँ पर खड़ी हुई थी। अब जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है तो रिजल्ट क्या निकलता है, इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। इसके बाद क्या हो जाता है, टीपू सुल्तान जो है इनकी डेथ हो जाती है डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टनम। टीपू सुल्तान की फाइनली डेथ हो जाती है वाइल फाइटिंग। मैसूर वॉज प्लेसड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनास्टी ऑफ वोडियार्स। ये जो वोडियार्स थे ये पहले रूलर्स थे जिनको हैदर अली ने हराया था। मीन जो हैदर अली थे यहाँ पर वोडियार डायनास्टी थी, उनको हराया गया था। अब एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए इस वोडियार डायनास्टी को रिस्टोर किया जाता है और इनको यहाँ पर पावर दिया जाता है। मैसूर वॉज मेड ए सब्सिडरी स्टेट इन 1799। मैसूर जो थी इसको भी यहाँ पर सब्सिडरी स्टेट बनाया जाता है, लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इस मैसूर पर डायरेक्ट यहाँ पर रूल नहीं करते हैं। इससे पहले हमने समझा था कि ये जो मैसूर था ड्यूरिंग द यहाँ इससे पहले हमने समझा था ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ये जो मराठास थे, ये जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, इन्होंने कंपनी को सपोर्ट किया था टीपू सुल्तान के खिलाफ। इन रिटर्न इनको क्या मिला कि ये जो मैसूर किंगडम था इसको डिवाइड किया गया और ये जो हैदराबाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे या मराठास थे, इनको भी ये जो वोदियार्स थे ये मराठा एम्पायर ही थे और ये जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे इनको भी यहाँ पर जो मैसूर की टेरिटरीज हैं इनके दरमियान ये जो मैसूर की टेरिटरी थी इनके दरमियान बांट दी गई। तो फाइनली हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैसूर जो है इसको भी यहाँ पर सब्सिडरी स्टेट बनाया जाता है 1799 में। यहाँ पर ये जो हमने पेंटिंग ली हुई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, इसको आपने समझना है कि मैसूर ये जो टीपू सुल्तान था इसका एक साइंटिफिक टेम्पर था। ये जो टीपू सुल्तान थे ये एक वो पर्सन थे जो बहुत ही ज़्यादा जिसके पास बहुत ज़्यादा सुपरमेसी थी और जिसके पास एक आइडियोलॉजी थी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये यहाँ पर हमारी कंट्री को फाइनेंशियली र्यून कर रहे हैं। और फाइनली ये जो टीपू सुल्तान थी अपनी सुपरमेसी को इस पेंटिंग के ज़रिए ये जाहिर कर रहा था। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू सुल्तान पोजेस्ड। ये जो पेंटिंग है ये एक टॉय शेप्ड पेंटिंग थी जो टीपू सुल्तान के पास थी। इसमें क्या होता, यू कैन सी ए टाइगर मेलिंग ए यूरोपियन सोल्जर व्हेन इट्स हैंडल वाज टर्नड द टॉय टाइगर रोर्ड एंड द सोल्जर श्रिकड। तो यहाँ पर एक हैंडल रखी हुई थी, ये जो हैंडल जब घुमाई जाती थी ये जो टाइगर था ये दहाड़ता था और फाइनली इससे क्या होता था, ये जो नीचे एक आदमी मीन्स एक इंग्लिश ऑफिशियल को रखा गया था ये भी यहाँ पर मूवमेंट करता था। मीन्स अपनी पैर अपने हाथ ये यहाँ पर पैर उनको यहाँ पर हिलाता था। इससे ये लगता था कि टाइगर मीन्स टीपू सुल्तान इसको यहाँ पर खा रहा है और ये जो नीचे हैं ये अपनी जान बचा रहा है। दिस टॉय टाइगर इज़ नाउ केप्ट इन द विक्टोरिया एंड द अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। लेकिन उसके बाद जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है ये जो ब्रिटिश थे दे टुक इट अवे व्हेन द टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टनम ऑन 4 मई 1799। उसके बाद ये जो प्रेजेंट जो ये टॉय टाइगर है ये जो विक्टोरिया म्यूजियम एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है, वहाँ पर ये टॉय टाइगर जो है वहाँ पर रखा हुआ है। जब टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी उसके बाद ये जो टाइगर है वहाँ पर रखा हुआ था। इस पेंटिंग के जरिए हम जो टीपू सुल्तान थे इसका जो साइंटिफिक टेम्पर था उसे समझ सकते हैं कि साइंटिफिकली एक प्रूवन पर्सन ये टीपू सुल्तान था। इवन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान भी टीपू सुल्तान ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सपोर्ट किया था। इवन फ्रांस और टीपू सुल्तान के दरमियान अच्छे रिलेशंस भी थे। अब हमें क्या समझ आया कि टीपू सुल्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने दम पर नहीं हरा पाई या टीपू सुल्तान की जो टेरिटरी थी उसको एनेक्स नहीं कर पाई, लेकिन जो बाकी इंडियन पुपेट रूलर्स थी उनको साथ में लेकर ही ये मुमकिन हो पाया कि टीपू सुल्तान को फाइनली डिफीट दी गई और टीपू सुल्तान जो है ये 4 मई 1799 में इनकी डेथ हो जाती है। होप सभी जो कंसेप्ट्स थे रिलेटेड टू द टॉपिक वो आपने सही तरह से समझे होंगे। दिस वाज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो लेक्चर। वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।